हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हो जाइए तैयार, नया अध्याय आरंभ हो चुका है और जो नया अध्याय है वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जी हाँ, आज करेंगे भाई पाठ के माध्यम से कि भैया क्या कह रहा है लेखक इसके अंदर। कौन है इसके लेखक? मलयज। तो मलयज द्वारा लिखा हुआ एक बेहतरीन इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति का जो अकेलापन है, ये पंक्तियां जो हैं, ये लेख जो है आखिर कह क्या रहा है। ये एक डायरी है, डायरी का एक पन्ना है और कहते नहीं है कि डायरी जो होती है ना, वो एक व्यक्ति का एक असली चेहरा होती है, यानी कि प्रतिबिंब मात्र होती है। यानी कि हर कोई व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता, हर कोई व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता, क्योंकि डायरी में आप अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को लिखते हो। तो किस तरीके से इस डायरी के माध्यम से मलय जी ने एक बहुत ही जीवन का वृत्तांत बताया है, जीवन का एक सार बताया है। तो आइए जाने, एक पहले नज़र डालते हैं कि भाई आज हम अध्ययन क्या करेंगे। तो पहले लेखक का आएगा जीवन परिचय। मलय जी का जीवन परिचय करेंगे कि भाई व्यक्ति जो जीवनी एक एग्ज़ाम के अंदर जो आती है तो कितनी ज़रूरी होती है, कि पाठ जो ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी जीवन परिचय होता है। इसीलिए लेखक, लेखिका और कवि और कवित्री का पढ़ेंगे जीवन परिचय और उसके बाद करेंगे भाई पाठ का सारांश। क्लियर है? तो एक जीवनी जरूर आती है, इसीलिए लेखक का परिचय आपको आना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूरी तरीके से जीवनी के अंक अर्जित कर पाओगे। पाठ क्या कह रहा है, इन पहलुओं पर नज़र डालेंगे सारांश के माध्यम से और कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे। जी हाँ, जो प्रश्न उत्तर आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे इस पाठ के आधार पे। क्लियर है? तो ये सब आज हम कवर करेंगे और पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? तो फटाफट से पेन कॉपी उठाइए और हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भाई आपको बनाने का मिल रहा है शॉर्ट नोट। जी हाँ, शॉर्ट नोट आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बड़े काम आने वाले हैं। और कहते हैं कि जो बच्चे याद नहीं होता, जिनको याद नहीं होता, भूल जाते हैं, याद होता है थोड़ी दिनों में भूल जाते हैं, तो अब लिख कर याद करने की प्रैक्टिस करो। आप ज़रूर याद करोगे, याद होगा भी और ऐसा याद होगा जो कभी जीवन में भूलोगे भी नहीं। लिखने से क्या होता है, लिखावट सुंदर होती है और लिखने से बनती है स्पीड। तो मेन फोकस जो है हमारा वो है स्पीड। सही समय पर आप सही क्वेश्चन करें, तो इसके लिए स्पीड का होना बड़ा आवश्यक है। क्लियर? अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न भी छूट जाएंगे, और भाई 1-2 प्रश्न छूट जाएंगे तो कहाँ से लाओगे 95 प्लस। क्लियर? तो इसके लिए कम से कम पूरे प्रश्नों को तो हल करना ही पड़ेगा और बिना स्पीड के ये हो नहीं सकता। तो आपने स्पीड बनानी है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। आज से अभी से ये आदत डालो, वरना आगे चल के कंपटीशन की जब तैयारी करते हो, जब आप बड़ी क्लास के अंदर जाते हो, तो भाई आपको बहुत लिखना होता है, बहुत लिखना होता है। और अगर आपने आज ये आदत नहीं डाली तो वहाँ जाकर आप, है ना, अनेक समस्याओं से जूझोगे, आपका हाथ थक जाएगा, आप प्रश्न नहीं लिख पाओगे, अधूरा लिखोगे और किस तरीके से कंपटीशन डिफीट करोगे, ये तो भाई राम भरोसे है। क्लियर है? तो भाई आज अभी इस चीज़ की आदत डालो, ताकि आपको भविष्य में कम से कम स्पीड के मामले में तो इन समस्याओं से छुटकारा आपको 100% मिले। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं लिखने के, और कहते हैं कि भाई अच्छे लोग और अच्छी आदतें थोड़ी सी देर में समझ में आती हैं, देर में पड़ती हैं, लेकिन एक बार ये आदत पड़ जाए तो भाई हमेशा के लिए आप, है ना, इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। जीवन परिचय से करेंगे पाठ की शुरुआत। तो नई कविता के अंतिम दौर के प्रमुख कवि, नई कविता के अंतिम दौर के कवियों में होता है मलयज का की गिनती होती है। तो अंतिम दौर के प्रमुख कवि हैं मलयज, जिनका जन्म 1935 में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महुई, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। 1935 1935 में इनका हुआ था जन्म, और इनका जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। इनके पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा और माता का नाम था प्रभावती। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में इन्होंने किया एमए। यूपी से क्या किया इन्होंने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया
और अपने छात्र जीवन में ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। क्षय रोग का मतलब समझते हो क्या होता है? क्षय रोग का मतलब होता है ना, क्षय, कहीं आप ये मत समझ लेना क्षय रोग का मतलब होता है कि 6 प्रकार के रोग, नहीं, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। क्लियर? टीबी उस वक्त के दौर में एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बीमारियों में से एक थी। टीबी का इलाज नहीं था उस वक्त। तो टीबी से काफ़ी सारे, आपने देखा होगा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी क्षय रोग से ग्रसित थे और उस दौरान भाई उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह से ये भी क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। अब तो खैर टीबी क्या, अब तो हर चीज़ का इलाज है सिवाय कैंसर के। क्लियर? तो भाई क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और इस कारण ये ऑपरेशन में इन्हें अपना एक गुर्दा खोना पड़ा था। क्लियर है? इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में इनका एक गुर्दा जो है उससे इनको हाथ धोना पड़ा और शेष जीवन भी दवाइयों के सहारे इनको गुजारना पड़ा। कहते नहीं है कि भाई भगवान ने ये जो सुंदर काया दी है ना, एक एक अंग जो है ना हमारा 1-1 करोड़ का है, ध्यान रखना। कहते नहीं पहला धन निरोगी काया। इस शरीर से अगर एक भी चीज आप सोच के देखो, 5 उंगली है, 5 में से अगर 1 उंगली चली जाए कितना कष्ट होता है ना। तो जो भी चीज़ है, जो भी शरीर के अंदर जो भी चीज़ है हमारी, वो इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आप, है ना, समझ नहीं सकते। तो एक एक अंग हमारा बड़ा कीमती है। गुर्दा निकलने के बाद सारी ज़िंदगी जो है इन्होंने दवाइयों के सहारे गुजारा और ये स्वभाव से अंतर्मुखी थे, गंभीर, एकांत प्रिय तथा, है ना, मृदुभाषी व्यक्ति थे। क्लियर? प्राय अवसादग्रस्त रहने के बावजूद ये कठिन निजी जिजीविषा धर्मी थे, है ना। डिप्रेशन में रहने के बाद भी ये क्या है, अधिक जिजीविषा धर्मी थे। और भाई स्केचिंग, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में इनकी गहरी रुचि थी। ड्राइंग किया करते थे, स्केचिंग किया करते थे, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा का इन्हें बड़ा ही शौक था। एक दौर था उस दौरान क्या है, लोगों को सिनेमा से बड़ा लगाव था, फिल्मों से बड़ा लगाव था। लोग जो है सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखना पसंद करते थे। क्लियर है? उन्होंने कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन भी किया, पढ़ाया भी है इन्होंने। और सन 1964 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में भी इन्होंने नौकरी की। शमशेर बहादुर सिंह और विजय देव नारायण शाही से इनके विशिष्ट संपर्क थे। कहते नहीं है कि जैसा अपना सर्कल होता है ना, व्यक्ति उसी तरीके का आचरण और विचरण करने लगता है। तो यानी कि जो हमारा सर्कल है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वही हमें महान बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। तो कम से कम आप अपनी जो संगत है, संगत जो है वो अपनी अच्छी चुनना, ताकि आपको जीवन में जो है जो एक अच्छा मुकाम हासिल हो और आप उन कठिनाइयों से ना जूझें जो कि एक आम तौर पे जो इंसान है जो बुरी संगत में पड़कर जो है जूझते रहते हैं। तो संगत कम से कम अपनी अच्छी बनाना। तो अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो अच्छे बनोगे, और अगर संगत आपकी गलत हो गई तो जाहिर सी बात है अपना तो नाम करोगे खराब, अपने माँ बाप का और अपने जो भी सपने हैं उनको भी आप धूमिल करोगे। चलो, इन्होंने डायरी लेखन को जीवन जीने के जैसे अपना रखा था, यानी कि डायरी लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? डायरी लिखा करते थे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको डायरी लिखने का शौक होता है। अब डायरी क्या होता है? डायरी क्या होता है? एक व्यक्ति का जीवन वृत्तांत होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि उसकी खुद की परछाई, यानी कि उसके जीवन में जो जो घटित होता है। यानी कि सुबह से शाम तक कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो शाम को आके वो डायरी लिख लेता है कि आज मैंने ये इतने अच्छे काम किए, आज मैंने ये मेरे से गलत काम हो गया, आज मैं, कहने का मतलब ये डायरी। क्लियर? और वो जो डायरी लास्ट मोमेंट पे जब पढ़ी जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पता चलता है कि उसके जीवन में, उस व्यक्ति में क्या क्या अच्छाइयाँ थीं, क्या क्या खराबियाँ थीं। तो हर कोई डायरी नहीं लिखता, क्योंकि डायरी में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को लिखा जाता है। और अपने बारे में लोग, है ना, बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता कि मेरे बारे में, है ना, कि लोग वैसी बातें करें, है ना, गलत सोचें, गलत विचार, गलत वो के लिए। तो जो व्यक्ति होता है जाहिर सी बात है यही सोचता है कि भाई मेरा अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन डायरी आपका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, आपको आईना दिखाने का काम करता है। क्लियर है? तो उनको डायरी से बड़ा लगाव था, जीवन जीने के लिए उनको इसको अपना रखा था। और ये 16 वर्ष की आयु से डायरी लेखन करने लगे थे, यानी कि 16 साल के जब थे
तब से ये डायरी लिखने लगे थे। ये एक अच्छी आदत होती है। मैंने क्या बताया, अच्छी आदतें जो हैं और अच्छे लोग थोड़े से देर में समझ में आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 16 साल में डायरी लिखने लगे थे और अपने जीवन के अंतिम काल तक डायरी लेखन करते रहे। यानी कि जब तक ये स्वर्ग नहीं सुधार गए, यानी कि इनका देहांत नहीं हो गया, तब तक ये डायरी लिखी इन्होंने। अब सोचो, 16 साल से लेकर और जब इनका देहांत हुआ तब तक 1982 की बात है, 1935 से और 1982 तक इन्होंने डायरी लिखी है। तो सोचो, एक व्यक्ति के जीवन का पूरा लेखा जोखा इस डायरी के अंदर है नहीं है? अब इनके डायरी लेखन में जहां निजी जीवन की स्थितियों का वर्णन है, तो वहीं उस समय की उथल पुथल का भी चित्रण है। इन्होंने अपने पर्सनल जो है अपना जो व्यक्ति का अपना पर्सनल खुद का जो जीवन होता है उसके बारे में तो लिखा ही लिखा है, लेकिन उस वक्त के जीवन में जो उथल पुथल मच रही थी, जो सिनेरियो चल रहा था, उसका भी इस डायरी के अंदर उन्होंने जिक्र किया है। किस तरीके से समाज में बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से जो है दुनिया बदल रही है, तो इसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा। और इस प्रतिभाशाली तथा संवेदनशील कवि आलोचक का निधन 26 अप्रैल 1982 को हो गया। 26 अप्रैल 1982 के दिन इनकी मृत्यु हो गई। बात रचनाओं की करें तो भाई मलयज की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि कविता जख्म पर धूल 1971 में आई। जख्म पर धूल 1971 में अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980 में ये इनकी कविता। बात आलोचना की करें तो भाई कविता के साक्षात्कार 1979 के अंदर ही प्रकाशित हुआ। संवाद और एकालाप ये 1984 में और रामचंद्र शुक्ल 1987 के अंदर। क्लियर? सृजनात्मक गद्य की बात करें, सृजनात्मक गद्य यानी कि हंसते हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इस पाठ के सारांश के बारे में जब पढ़ेंगे तब पता करेंगे कि भाई इसके अंदर आखिर लेखक ने क्या कहा है। बात डायरी की करें तो डायरी 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह, संपादक शमशेर, पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन आदि। और साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करें तो सर 1960 के आसपास मलयज का उदय एक कवि के रूप में हो गया था। यानी 1960 आते आते मलयज कवि के रूप में अपनी प्रस्तुति देने लगे थे। जी हाँ, इनका कवि के रूप में उदय हुआ और आरंभ में भाषा, संवेदना और रचना शैली में नई कविता के परिवर्ती रूपों के प्रभाव में थे। यानी कि साहित्य में नयापन लाने के लिए, है ना, नए परिवर्तित स्वरूप को इन्होंने अपनाया और नई शैली को इन्होंने अपनाया और इसके परिवर्ती रूपों के प्रभाव में शुरुआत में थे, लेकिन बाद में होने वाले परिवर्तनों के कारण उनके लेखन में काफ़ी बदलाव आया। धीरे धीरे समय बदला, समय बदलने के साथ साथ इनके लेखन में भी बदलाव आया, चेंजेस आई और उनकी आलोचना का विकास हुआ। ये आलोचनात्मक जो है लेख भी लिखा करते थे, जो हिंदी साहित्य में 8वें दशक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप इसे कह सकते हो। क्लियर है? तो एक छोटा सा जीवन परिचय है ताकि आप एग्जाम के अंदर अपनी जीवनी वाले जो पार्ट को है, यानी कि एक प्रश्न के रूप में जो जीवनी आती है, कम से कम उस जीवनी को जो है ना छोड़ कर आओ। क्लियर है? अब चलते हैं पाठ के सारांश पर। आखिर ये पाठ कह क्या रहा है? तो भाई हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मलयज की एक उत्कृष्ट रचना है। क्या है ये? जो क्या है ये? डायरी मलयज की एक उत्कृष्ट रचना है और मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कार्य जैसा था। जिस तरीके से एक व्यक्ति खाना खाता है, अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करता है, तो उसी तरीके से डायरी लिखना भी इनके कार्यों में शुमार किया जाता था। तो भाई इसको जीवन जीने का एक कार्य मानते थे कि यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए ये डायरी लिखना भी अति आवश्यक है, ऐसा ये मानते थे। भाई ये डायरी मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है। यानी कि उनकी पर्सनल जो ज़िंदगी है उसके अनछुए पहलुओं को तो ये उजागर करती है, साथ ही साथ उस दौरान
जो समाज में उथल पुथल थी, समाज में जो परिवर्तन आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, भाई उसके आने से जो भाई तकलीफ़ें थी, जो बेचैनियाँ थी, उसके साथ इनका एक गहरा नाता था। किस प्रकार का गहरा नाता था, ये डायरी के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की है। और इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये डायरी बहुत कुछ बयां करती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलेज ने प्रकृति एवं मानव के बीच समन्वय स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। यानी कि प्रकृति अगर मनुष्य है, मनुष्य किससे है? मनुष्य का जीवन प्रकृति से है। तो यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के बीच में इन्होंने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि भाई किस तरीके से अगर ये मनुष्य जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, अगर जंगलों को काटेगा, है ना, अगर पानी नदियों को रोकने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है। तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आधुनिकता के इस दौर के अंदर इतने आगे तक बढ़ जाएं कि भाई चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएं कि भाई दोबारा से उनको पुनर्जीवित करना असंभव कार्य हो जाए। क्लियर? आज जो हरियाली है नष्ट होती जा रही है, जंगल जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। मनुष्य अपनी सुविधानुसार पहाड़ों को काट काट कर कर क्या रहे? कहीं नगर बसा रहा है। क्लियर हो गया? कहीं इन संसाधनों को लकड़ी का प्रयोग जैसे कागज़ के इस्तेमाल करने में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि उसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करना चाहिए। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं, वही बात हो रहा है, वही जिक्र हो रहा है ना। सेना, प्रशासन, सरकार, सब कुछ सबकी नज़र में, सबकी देखरेख में इन वृक्षों को काटा जा रहा है। सोचिए आज क्यों आ रही है बाढ़, आज क्यों आ रहा है भूकंप, आज क्यों आ रही है प्रलय, क्यों आ रही है सुनामी? इसका सबसे प्रमुख कारण इंसान ही है। मानव ने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए कि प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया है। चलो, लेखक वृक्षों से एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संकेत देता है। वृक्षों का चित्रण करते हुए मलेज लिखते हैं, कहते हैं कि भैया वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, वे जब बोलते हैं एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते भी। क्लियर है? क्या पेड़ को काटने से एक व्यक्ति का हल्का सा अगर कट लग जाए तो क्या होता है? भाई खून निकल आता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। लेकिन आप पेड़ के पेड़ काट रहे हो, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती है? क्या उनके आंसू नहीं निकलते हैं? क्या उनको दर्द नहीं होता है ना? तो काफ़ी हद तक आपको समझना चाहिए। और ये मानव से सही और कौन समझ सकता है? और वही इन प्रकृति का दुश्मन बना बैठा है। तो जो एक स्वर में गाते हैं तो एक भाषा में रोते भी हैं, तब भी एक भाषा में। लेखक ने जाड़े के मौसम में घने कोहरों का सजीव चित्र अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। लेखक ने क्या है, पहले के ज़माने में क्या इस तरीके से कोहरा हुआ करता था ठंड के समय में, है ना। अब तो धीरे धीरे कोहरा तो पहले ज़माने में हुआ करता था, है ना। तो उसका बहुत ही मौसम के घने कोहरे का इस डायरी में बहुत ही सटीक तरीके से बहुत ही सजीव चित्र प्रस्तुत किया है इस कोहरे का। और साथ ही ऐसे ठंडे मौसम में भी कलाकार के हृदय में आग है, इतनी शीतलता है, इतनी ठंडक है, कोहरा है, बर्फ़ जमा देने वाली ठंडक है। लेकिन इस ठंडे मौसम में एक जो लेखक है, एक जो कलाकार है, उसके मन में जो है आग जल रही है, आग धधक रही है, और लेकिन उसका दिमाग ठंडा है। सीने में एक आग है, एक जुनून है लिखने का, कुछ करने का, कुछ पढ़ने का, और दिमाग जो है वो शांत है। डायरी में लिखा है कि एक कलाकार के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि उसमें आग हो। एक कलाकार के अंदर आग का होना अति आवश्यक है। क्लियर है? और वो खुद ठंडा हो, यानी कि बड़ा ही सौम्य, सुशील, मृदुभाषी, ये सब उस व्यक्ति के, है ना, गुणों में से एक होते हैं। दूसरे दिन की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेती की फसलों से की। अगले दिन डायरी में क्या है, लेखक ने
मलय जी ने क्या किया है, लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना किससे कर दी है, खेती के फसलों से। जो फसल खड़ी होती है ना, तो मनुष्य की तुलना उससे करिए कि मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता है, फसल के समान मनुष्य का जीवन बढ़ता है, शनह शनह बड़ा होता है। जिस तरीके से फसल पकती है, क्लियर है, उसके बाद कटती है, उसी तरीके से धीरे 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 व्यक्ति का विकास हो रहा है। और एक दिन क्या होता है, वो फूल मुरझा जाता है। तो उसकी तुलना किससे, फसल से की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। तीसरे दिन की डायरी के अंदर, है ना, उस वक्त क्या है, चिट्ठी पत्री का जमाना था। पत्र व्यवहार जो हुआ करता था, किसमें हुआ करता था, चित्र पत्रों के माध्यम से, है ना। तो चिट्ठी के इंतजार में बैठा हुआ है और अपनी मनोदशा का वहाँ पे वर्णन किया गया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। और चौथी डायरी में लेखक बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का यहाँ पर चित्रण किया और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है, प्राउड होता है, और हर व्यक्ति को अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए। इंसान ये जो मनुष्य का जो शरीर मिला है उसे, इसको सत्कर्मों में लगाना चाहिए, अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, क्लियर है। और इसको मानव सेवा में लगाना चाहिए, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, खेलकूद के माध्यम से हो, लेखन पत्री के माध्यम से हो, या फिर किसी भी रूप में हो, क्लियर है। तो उसका सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। और कौसानी में कुछ दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा, यानी कि कौसानी का यहाँ जिक्र किया है जहाँ लेखक कुछ दिनों तक रहा, तो बड़ा ही आनंद में, बड़ा ही सुखपूर्वक वहाँ पर रहने का वर्णन किया गया है। दो शिक्षकों को यह चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखाया गया है। और पांचवी डायरी में भी लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का यहाँ चित्रण किया है, क्लियर है। कौसानी का जो वातावरण है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ प्रकृति ने जो छटा बिखेरी है उसका यहाँ पर सजीव चित्रण किया है। और छठी डायरी में मलय जी ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण भी बड़ी कुशलतापूर्वक किया है। छठी डायरी में क्या किया है, एक सेब बेचने वाली किशोरी यानी कि लड़की का यहाँ पर जिक्र बहुत ही कुशलतापूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है। एक होता है चतुर और चालाक इंसान, एक व्यक्ति बड़ा तेज होता है। वो सेब बेच रही थी लेकिन मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी, भोलापन उसके चेहरे से झलक रहा था। तो उसका यहाँ बड़ी खूबसूरती से कुशलतापूर्वक यहाँ जिक्र किया है। सातवीं डायरी में मलयज यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य यथार्थ को रचता भी है और यथार्थ में जीता भी है। यथार्थवादी रचना का यहाँ पर जिक्र किया है और उनके अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग होता है। एक व्यक्ति किसी चीज़ का वहाँ जिक्र कर रहा है और एक व्यक्ति वो चीज़ महसूस कर रहा है, दोनों में अलग अलग जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी के ऊपर लेख लिखें और खुद आपके ऊपर वो चीज़ें घटित हों और फिर उसके बारे में जब आप लिखें तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। कि बाल बच्चे रचे हुए यथार्थ हैं और वे सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं। बाल बच्चे क्या हैं, ये रचे हुए यथार्थी तो हैं, संसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं। मलय जी ने लिखा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी के होने की शर्त ये रचता जाता है, भोगा जाता है, संसार ही है। इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को तो संसार कहते हैं, है ना। अच्छे भी सुख है, दुख है ना, यहीं रहना है, खाना है, पीना है और एक दिन इस संसार को छोड़ के चला जाना है। लेकिन जाने से पहले जो आप इस समाज को दे के जाते हो, है ना, वही जो है इस समाज के काम आता है। क्लियर हो गया भाई। संसार ही तो है, वह इसके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। व्यक्ति ही इन सब का ताना बाना बुनता है और एक दिन वो उसी को छोड़कर इस संसार से विदा हो जाता है। और जो लोग होते हैं वो उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक द्वंद्वात्मक रिश्ता यहाँ पर बताया गया है कि भाई आठवीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। शब्द और अर्थ के बीच यहाँ पर घनिष्ठ संबंध, निकटता का वर्णन किया है। और लेखक कहता है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कमने लगता है। शब्द अगर अधिक हों
तो क्या होता है, अर्थ कमने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होने लगती है। क्लियर? शब्द अधिक होने पे अर्थ कमने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होने लगती है, अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चलते रहते हैं। और नवी डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में कदापि नहीं। व्यक्ति अगर सुरक्षित रहेगा तो भाई उजाले में, ना कि अंधेरे में। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा तो चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं है। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। क्लियर हो गया? और हर व्यक्ति को, है ना, ये आक्रामकता हर व्यक्ति में होनी चाहिए, क्योंकि भाई व्यक्ति को अपना बचाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, राइट है भाई। बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, है ना। किसी भी कार्य, कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो पहले क्या, पहले कच्चा माल उठाया जाता है। क्लियर है? फिर धीरे 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 उसमें चेंजेस ला के, बदलाव ला के, उसके अंदर प्यूरिफाई करके फिर तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है और दस्तावेज रचना रूपी करेंसी के वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया। लेखक ने एक डर का जिक्र किया है। किसमें? 11वीं डायरी में। और लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। लेखक अंदर से, भीतर से अपने आप को एक डरा हुआ व्यक्ति मानता है और मन का हर तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है। किसी की प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। क्लियर? किसी की प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है और डर कई प्रकार के होते हैं। डर कई प्रकार के होते हैं और मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से गिरता जाता है और उसके मन में डर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्लियर? व्यक्ति जैसे जैसे समस्याओं से जूझता हुआ आगे बढ़ता रहता है, उस तरीके से डर की भी जो मात्रा है वो धीरे 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 बढ़ता रहता है। यानी कि अभी कम उलझने हैं, कम समस्याएं हैं, थोड़ा कम डर है, लेकिन जब समस्याएं बढ़ेंगी तो डर भी बढ़ेगा, तो इसका विस्तार होता रहता है। समस्याएं बढ़ेंगी, डर का बढ़ना, है ना, स्वाभाविक है। और अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया। जीवन में तनाव, ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्लियर है? मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है ना। बेटी की शादी, पोते के साथी, है ना, घर बनाना है ना, नौकरी के टेंशन कि क्या है, ये तनाव ही तो है। इससे जूझता है, अंत तक इससे जूझता रहता है। एक अच्छी सी नौकरी हो जाए, फिर शादी करेंगे, शादी हो गई, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चों की शादी, उसके बाद एक घर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया और एक दिन ये संसार छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, उसकी समस्याएं कभी कम नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? सामना करते करते तनाव से भरा रहता है। और इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मलयज ने अपने जीवन के संघर्षों एवं दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाए जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। इस डायरी के माध्यम से आज समाज के अंदर घटित घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है, साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर भी प्रकाश डाला है। क्लियर? तो इन समस्याओं से जूझते हुए हर व्यक्ति को इस समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्लियर है? किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ये तो एक बात का विषय है, लेकिन इन सभी समस्याओं को बड़े ही कुशलतापूर्वक से डायरी के अंदर जिक्र किया है और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। क्लियर है? कहते नहीं है कि हम तो सब कुछ बोल देते हैं, हमारे मन में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अच्छाई कभी कभी आपके, है ना, आपके काम बिगाड़ देती है ना, आप पर ही भारी पड़ जाती है। तो व्यक्ति को कितना खुला होना चाहिए, है ना, कितना ईमानदार होना चाहिए, कितना विचारशील होना चाहिए, है ना, ये
भाव जो हैं इनका बहुत ही सुंदर तरीके से इस डायरी में जिक्र किया गया है। किससे क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी। क्लियर है? कहते नहीं पहले तोलो फिर बोलो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बताया गया है डायरी के अंदर व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सानिध्यता होनी चाहिए। इंसान के क्या दायित्व होते हैं, है ना, किस तरीके से उसकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, और उन जिम्मेदारियों का वो किस तरीके से निर्वहन करता है। एक माता पिता के प्रति एक बच्चे का क्या उत्तरदायित्व है ना, एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति, एक माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, है ना, एक शिक्षक का अपने गुरु के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति। तो समाज में बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे दायित्वों का जिक्र किया होगा, किस तरीके से उनमें हमें उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्र किए हैं। आप कह सकते हो कि कंप्लीट एक डायरी के माध्यम से एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में यहाँ बताया गया है। व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ दर्शाया गया है कि समस्याएं, ये जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। जो व्यक्ति इनसे पार पा जाता है वो इंसान जो है जीत हासिल कर लेता है। के लिए समाज में हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। तो डायरी बहुत कुछ बयां करती है। चलिए आप प्रश्न ले लेते हैं कि डायरी क्या है। अब प्रश्न आएंगे सब्जेक्टिव के रूप में। तो ये सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पहला प्रश्न है डायरी क्या है। तो डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित अपने महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है, जिसमें एक व्यक्ति या कोई साहित्यकार, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्त्री है, पुरुष है, लेखक है, जरूरी नहीं कि लेखक ही डायरी लिखता है, एक स्टूडेंट लिख सकता है, एक नॉर्मल इंसान, एक व्यक्ति डायरी लिख सकता है। और इस डायरी का लिखने का मकसद क्या होता है कि महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा, कि पूरे दिन के अंदर हमने सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हमने क्या किया, ये होता है डायरी का महत्व। इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति के अच्छे विषय के बारे में, अच्छे पाठ के बारे में, उसके अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में, वो क्या करता है, सामाजिक कार्य क्या है, पर्सनल का कार्य किस तरीके का है, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या मतलब ये सब एक डायरी के अंदर आप लिख सकते हो, है ना, अपने दैनिक जीवन के बारे में। और जिसे वो बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है, इसमें झूठ नहीं होता है ना। आप उठ रहे हो 10 बजे और आप इस डायरी में लिख रहे हो मैं प्रातः काल 4 बजे उठ जाता हूं, ये तो झूठ हो गया, ये तो झूठ हो गया ना। अगर आप 4 बजे उठते हो तो आप उसमें लिखिए कि मैं 4 बजे उठता हूँ। इससे क्या होगा, इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरा आपकी डायरी पढ़कर प्रेरित होगा। और जो आपसे प्रेरित हो, दुनिया में 2 तरीके के इंसान होते हैं, 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक अपने कुछ ऐसे कार्यों की वजह से दूसरों को प्रेरित करता है, यानी कि उसके किए हुए कार्यों से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, और एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के किए गए कार्यों को से प्रभावित होकर खुद वो कार्य करना शुरू कर देता है। क्लियर? अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप उनमें से कौन से कैटेगरी में आते हो, पहले वाली में या दूसरी वाली में। क्लियर? चलो आगे बढ़े। डायरी से जहां हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, डायरी से क्या होता है, हमको लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, तो वहीं उसके निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। उस दौर में किस तरीके का जीवन बदल रहा था, किस तरीके की चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे, इसका भी हमें पता चलता है। साथ ही साथ लेखक के, है ना, जीवन के बारे में भी यहाँ विस्तार से पता चलता है। तो डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है भाई? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि डायरी एक प्रतिबिंब की तरह होती है, आईना दिखाती है आपको। क्लियर? और कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बुरा नहीं लिख सकता। क्लियर है? तो ये तो दिल पर पत्थर रख के आप डायरी लिखने की आदत डाल सकते हो। तो डायरी जीवन का दर्पण होता है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है, वो मन की बातें जो शायद हम किसी से कह ना सकें, लेकिन डायरी में बड़े ही, है ना, आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम उतार सकते हैं। वो अपने यथार्थ को अपने ढंग से, अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है, यानी कि अपने तरीके से। शब्द उसके अपने होते हैं, ढंग उसका अपना होता है,
है ना, जिसकी उतनी जिसकी समझ होती है वो उस हिसाब से डायरी लिखता है। और डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते। जब डायरी आप लिखोगे तो आपको जो आपके मन के भाव होंगे, हो सकता है आपको वो शब्द ना मिले, शब्द की कमी पड़ जाए। और यदि शब्दों का भंडार है तो भी उस शब्दों के लायक के भाव ही ना होते हों। अगर शब्दों की भंडार ही भंडार हैं फिर भी जो है उन शब्दों के लायक भाव जो हैं वो नहीं मिल पाते। और डायरी में मुक्ताकाश भी होता है, जो सूक्ष्मता भी यथार्थ शब्दार्थ और भावार्थ के आशिक मेल के कारण डायरी का लिखा जाना अति मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है डायरी लिखना। और किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? 10 मई 1978 की डायरी अतुलनीय है। ये डायरी मुझे बड़ी प्रभावी नज़र आती है इस पार्ट में जो कि जिक्र किया गया है 10 मई 1978 का। तो इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है लेखक ने? अपने यथार्थ के बारे में। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों से अपने को रूबरू, है ना, बखूबी करवाया है ना। आप सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। क्लियर है? अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें कि भाई जीवन और मरण ये क्या है? सच्चा है, सच्चाई है। दुनिया में जो आया है वो इस पृथ्वी से एक न एक दिन जाना है। ये एक कटु सत्य है। अब आप सच्चाई से मुंह मोड़ लो, नहीं जी, है ना, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तो ये तो बेकार की बातें हैं, है ना। जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है। इसी तरीके से जीवन की सच्चाइयों से अपने आप को रूबरू कराने की कोशिश करी है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्ट दिखलाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है और इसका रचयिता भी वह स्वयं ही होता है। व्यक्ति जो उसके आसपास घटित होता है उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। और फिर उन घटनाओं में अपने आप को सामंजस्य बिठाकर फिर वो उसी लाइफ स्टाइल को जीने लगता है ना। लेकिन उसका किया धरा तो उसी का है, किया धरा तो उसी का होता है। और उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जो रचा हुआ यथार्थ होता है वो भोगे हुए यथार्थ से भिन्न होता है। एक होता है चीज़ें बनावटी, एक होता है कि व्यक्ति के ऊपर जो चीज़ घटित हो गई हो, यानी कि स्वयं उसने अनुभव किया हो और उस अनुभव को उकेरना, लिखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। हालांकि दोनों में एक तारतम्य भी है कि इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ के लेन देन का एक नाम दिया है। वे संसार से जुड़ाव को रचनात्मक कर्म कहते हैं और जिसके ना होने पर मानवीयता ही अधूरी है। क्लियर है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस संसार में आया है तो संसार में जिन जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल तो करना ही करना है ना। उनका इस्तेमाल तो आप करोगे ही करोगे, वरना उनके बिना आपका जीवन अधूरा है, मानवीयता अधूरी है। और इस डायरी की एक मूल बात तो बड़ी गहराइयों को छूती है कि वो है रचे हुए यथार्थों का स्वतंत्र हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। डायरी के इन अंशों में मलेज की गहरी संवेदना धुली हुई है, इसे प्रमाणित करना है। किस तरीके से करेंगे? तो मलेज एक बेहद ही संवेदनशील लेखक हैं। उनकी हर रचना, चाहे कविता हो, आलोचना हो या फिर डायरी, उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। बहुत ही संवेदनशील लेखकों में ये आते हैं। डायरी के इन अंशों में मलेज अपनी संवेदनशीलता का बखूबी परिचय देते हैं। इनकी डायरी से ये साफ तौर पे आप देख सकते हो। इन डायरी के अंशों में उनकी संवेदनशीलता जो है वो जगह जगह जाहिर हुई है। और खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार को देखना हो या फिर अकेलापन, ध्यान से समझो, खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार, खेत की जो मेड़ होती है ना उस पर बैठे हुए कौओं की कतार, या फिर अकेलापन, नेगी परिवार की मेहमान नवाजी की बात हो, या फिर स्कूल के 2 अध्यापकों के परिचय की, और अपने द्वारा रचे गए यथार्थ हों या फिर भोगे गए दिन डायरी में लिखने के लिए चयनित शब्द हों, या फिर सुरक्षा की भावना उनकी संवेदनशीलता का परिचय देती हैं। हर किसी पहलू को बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अपनी इस डायरी के अंदर लिखा है। सेब बेचने वाली लड़की की आतुरता और उसकी ललक मलेज की संवेदनशील निगाहें ही देख पाती हैं। सेब बेचने वाली लड़की की आतुरता, उसकी ललक मलेज की संवेदनशील आंखें ही देख सकते हैं। इससे इसकी संवेदनशीलता का पता चलता है। आम जीवन में होने वाले डर और दुनिया में जिजीविषा मलेज की गहरी संवेदना की छाप छोड़ती है।
अब व्याख्या करनी है तो व्याख्या कैसे करेंगे? पहले आ का, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो ये किस तरीके से करेंगे? तो कई प्रस्तुत पंक्तियां मलयज लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये शीर्षक है आपके पाठ का। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है और प्रस्तुत पंक्तियों में समर्थ लेखक मलयज के 10 मई 1978 की डायरी की है। और जीवन मात्र को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है ना भाई। जिसने संघर्ष ही नहीं किया वो क्या जिया? वो इन संघर्षों को जीता है, और ये संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इस जीवन का कोई औचित्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं। मनुष्य इन यथार्थों के सारे जीता है और वो इन यथार्थ का भोग भी करता है, और भोग करने के दौरान इनकी सर्जना भी कर लेता है। संघर्ष संघर्ष को जन्म देती है, और कहा गया है गति ही जीवन है। क्या है? गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। क्लियर है? गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। तो इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। भोगा हुआ यथार्थ दिया हुआ यथार्थ है। हर एक अपने यथार्थ की सर्जना करता है और उसका एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है, और इसीलिए यथार्थ की रचना सामाजिक सत्य की सृष्टि के लिए एक नैतिक कर्म है। अब दूसरे पे चलते हैं। इस संसार से संप्रति एक रचनात्मक कर्म है, और इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इसकी व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे? तो प्रस्तुत पंक्ति मलयज लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है, और प्रस्तुत पंक्ति के समर्थ लेखक मलयज के अनुसार मानव का संसार से जुड़ा होना निहायत जरूरी है। संसार से आप कट नहीं सकते, चाह कर भी आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मानव संसार के मानव का उपभोग करता है। मानव संसार में जो भी चलचित्र हैं, जो भी चीज़ें हैं, सामानों का यहाँ पर उपभोग करता है, यूज करता है, और इसकी सर्जना भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माता स्वयं है। इस संसार का निर्माता मानव स्वयं है, और वो अपने संसार को जीता है और भोगता है। संसार में आसक्ति न होने पर कोई कर्म ही ना करे। कर्म करना जीव मात्र के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, और उसके होने की शर्त संसार को भोगने की प्रवृत्ति ही है, और भोगने की इच्छा कर्म का प्रधान कारक है। और इस तरह संसार में संपत्ति होने पर जीव मात्र रचनात्मक कर्म की ओर उत्सुक होता है। उस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, क्योंकि उसके बिना उसका अस्तित्व ही संशयपूर्ण है। आप कर्म कहते नहीं, कर्म कर। आप इस संसार में आए हो तो भैया आपको कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई नहीं जानेगा। अगर लेखक ने ये रचना नहीं की होती, अगर लेखक ने इस लेख को नहीं लिखा होता, लेखक ने इस डायरी को नहीं लिखा होता, तो आज हम इस पाठ को नहीं पढ़ रहे होते। क्लियर है? तो कर्म करना बहुत जरूरी है, बिना उसके बिना आपका अस्तित्व नहीं है। क्लियर? आज मलयज को हम पढ़ रहे हैं, अगर डायरी ना होती तो हम मलयज को, कौन मलयज? मलयज का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्लियर? अगले प्रश्न पे, धरती का क्षण से क्या आशय है? लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य की जो दूरी है अनिर्धारित हो जाती है, और शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं, और एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए। शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता तो वो आकाश होता है, और जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती हैं। किंतु जब इसका साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है, और उसमें रचनाएं जड़ पा लेती हैं, प्रस्फुटन का आदि प्रोत पा जाती हैं। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर हो गया? शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है, और रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है, और उन चीज़ों को भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, और एक के होने से ही दूसरे का होना है। यानी कि एक का दूसरे के होने से ही उसके अस्तित्व का पता चलता है, बोध कराता है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं, और वहीं से वो अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं और मिटाते हैं। आओ भाई आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वो डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? तो लेखक
मलज डायरी है ना, मलज जो है डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानता है। डायरी लेखन को जो लेखक है मलज वो सुरक्षित नहीं मानते हैं और लेखक इस बात से सहमत नहीं है यह यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य का इतिश्री समझें। यानी कि लेखक जो है वो लेखन को सुरक्षित नहीं, लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि ये यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य का इतिश्री समझें। ये तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना है। क्लियर? यानी कि सच्चाई से रूबरू ना होना, वास्तविकता से मुंह मोड़ लेना। क्योंकि डायरी लिखी है तो जाहिर सी बात है उसमें सच्ची बातें भी होंगी, अच्छी बातें भी होंगी। क्लियर है? क्लियर हो गया? यह पलायन है, कायरता है। हम ये नहीं कर सकते। हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म आवरण की भांति होगा जिसे रोशनी की एक लकीर भी तोड़ सकती है। फिर लिखने का क्या फायदा, है ना? डायरी तो सच्चाई का प्रतिबिंब है। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों को जीने में है। जीवन के खट्टे स्वादों से बचने के लिए हम अपनी जीभ काट लें, यह कहाँ की चतुरता है? खट्टाई का स्वाद अगर चखना है तो जीभ पर तो रखना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम जीभ काट लें। ये तो गलत है। इससे तो हम मोटे स्वाद से भी वंचित रह जाएंगे और सुरक्षा कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने में है, अपने को बचाने में नहीं है। लेखक डायरी के मुसीबतों से बिना लड़े पलायन किए जाने के रूप में देखता है। क्लियर हो गया? आगे पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खुद ठंडा हो, मन एकदम शांत हो, लेकिन अंदर एक आग हो। ये लेखक के लिए बहुत जरूरी है। तो लेखक मलज ने अपनी डायरी में एक कलाकार की मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत पंक्ति में किया है और लेखक का कहना है कि एक कलाकार के लिए जरूरी है कि उसके दिल में आग होनी चाहिए, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। आग का मतलब वो वाली आग नहीं जो जल जाओ, है ना? उसके अंदर जुनून होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर? एक आग होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, है ना? साथ ही एक कलाकार दिमाग से शांत प्रकृति का हो और एक कलाकार के लिए ठंडे दिमाग का व्यक्ति होना अति अनिवार्य है। मन में आग होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए काम को करने के प्रति, और मन हमारा एकदम शांत होना चाहिए। कलाकार का सही चित्रण लेखक ने यहाँ किया है। अगला प्रश्न, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा है? चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा था कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में बताना है। तो भाई शब्द और उसके अर्थ किसी भी रचना के मापदंड हैं। यदि शब्द अलग हों और उसके भाव कुछ अलग हों तो ये लेखक का पांडित्य दर्शाता है। यानी कि लेखक का, इसको बोलते हैं, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है पांडित्य, कि भाई कितना उच्च कोटि का लेखक है। परंतु सामान्य पाठक लेखक की बात को नहीं समझ पाता, लेकिन जो सिंपल पाठक होगा, पढ़ने वाला होगा, वो उन शब्दों को नहीं समझ पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है। क्लियर? डायरी में चूंकि लेखक अपने अर्थार्थ की बात लिखता है, इसीलिए शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। इस कारण डायरी लिखना कठिन भी है। यदि अर्थ शब्द के साथ चलते हैं तब रचना सामान्य जन की होती है। क्लियर है? अगर शब्दों के माध्यम से अर्थ साथ साथ चले तो आम इंसान, आम पाठक जो होता है, सामान्य पाठक, उसको अच्छे तरीके से भांप लेता है, समझ लेता है। हालांकि उसका विस्तार सीमित होता है जो रचना की उत्पत्ति का आदि स्रोत है। यदि अर्थ और शब्द साथ साथ नहीं चलते हैं तो रचना एक उन्मुक्त आकाश की भांति हो जाती है, जिसमें पाठक उसे अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार समझता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है और लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है? तो भाई दस्तावेज रचना के लिए जरूरी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। क्लियर है?
दस्तावेज वे तथ्य हैं जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है। दस्तावेज क्या है? वे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है। आप कोई लेख लिखने जा रहे हो तो भाई उसका कोई आधार तो होगा, क्लियर है? कोई फैक्ट होगा, कोई फिगर होगा, कहीं से आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, कहीं से तो शुरुआत की होगी ना, क्लियर? तो वे जो दस्तावेज होते हैं वो रचना को जन्म देते हैं। वे सारी घटनाएं, परिस्थितियां, हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेज के घटक हैं, है ना। ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, परिस्थितियां, है ना, भोग, हमारे खुद के अनुभव, ये सब क्या है? ये सब दस्तावेज के घटक हैं, ये दस्तावेज हैं। और रचना के कारक, बिना दस्तावेज के रचना का हमारे जीवन से कोई सरोकार ही नहीं। क्लियर है? आप कहाँ से हो? अब आपसे बोलोगे जी मूल प्रमाण पत्र दिखाओ, दिखाइए जी आपका निवास प्रमाण पत्र कहाँ है, कहाँ से हो? आप कहोगे जी मैं इस गांव से हूँ। किसी ने बोल दिया जी दस्तावेज दिखाओ। अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो आप उस गांव के नहीं माने जाओगे। तो दस्तावेज के आधार पर ये प्रूफ होगा, सिद्ध होगा कि भाई हाँ आप इस गांव के निवासी हैं। आप समझ गए एग्जाम्पल के द्वारा? हाँ, बिना दस्तावेज के रचना का हमारे जीवन में कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए रचना का कोई मोल नहीं है। इस तरह रचना के लिए दस्तावेज अति आवश्यक है। रचना हमारी सोच की एक क्षितिज प्रदान करती है और वे एक माध्यम है उन परिस्थितियों से जूझने का। दस्तावेज परिस्थितियों, घटनाओं, अनुभव होती हैं और इसीलिए इन्हें केवल परिष्कृत दिमाग ही पहचान पाता है। लेकिन जब यही रचना का रूप ले लेता है तब यह जन के लिए हो जाता है। जब यही दस्तावेज जब एक रचना का रूप ले लेते हैं, जब एक लेख, उपन्यास, साहित्य का, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये रचना का रूप ले लेता है तो ये जन के लिए हो जाता है, यानी कि लोगों के लिए हो जाता है। लोग उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं, सराहते हैं, है ना, उसकी आलोचना करते हैं, है ना, उस पर कमेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाठकों के लिए है, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक अपने किस डर की बात करता है? ये डर की खासियत क्या है? दो तरह से डर किस प्रकार के हैं? तो भाई लेखक डायरी में दो तरह के डर की बात कर रहा है। पहला डर क्या है? आर्थिक, और दूसरा डर है सामाजिक, प्रतीक्षा का डर। लेखक अपने प्रियजनों को खोने का डर आर्थिक तंगी की वजह से बताते हुए बड़ी चतुराई से बीमारियों का सहारा लेता है पहले डर में, और वो कहता है कि मैंने अपने प्रियजनों के बीमार हो जाने की बात सोचकर भय से कांप उठता हूँ, और इलाज की व्यवस्था का डर उसे भयानक तनाव में ला देता है। और दूसरा डर क्या है लेखक का? कि चतुरतापूर्वक समाज में बढ़ते अपराधों का जिक्र किया गया है, और वो कहता है कि यदि कोई प्रियजन संभावित घड़ी तक नहीं है तो मन अनजानी अप्रिय आशंकाओं से घिर उठता है। और इस डर की खासियत क्या है? ये है कि मन की कमजोरी इस डर का कारक है। मन की कमजोरी ही सामाजिक और आर्थिक अपराधों की जड़ है। क्लियर? चलो जी, इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। जीवन परिचय किया, पाठ का सारांश किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, इसके आधार पर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकते हैं। और इसी के साथ ये पाठ बच्चों समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउट नेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।